मौजूद हैं आज लोहारू विधानसभा के बहल में। हमारे साथ किसान नेता रवि आजाद मौजूद हैं और इनसे बारी बारी काफी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और जो संगठन की बात चल रही थी कि रवि आजाद को बीकेयू से निकाला गया, उसके बाद रवि आजाद ने खुद के संगठन का ऐलान किया। 9 नवंबर को हिसार जाट धर्मशाला में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। नए संगठन की जरूरत है, नई यूनियन की जरूरत है, लेकिन वो पुराने ढर्रे से हट करके संगठन काम करे। कि कोई भी संगठन बनाता है तो 10 लोग इकट्ठे हुए और संगठन का ऐलान कर दिया। जिस पुराने संगठन में मैं काम किया करता था, उस यूनियन से, बीकेयू से 85% पदाधिकारी हमारे साथ आकर के खड़े हुए। और आज मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं आपको कि जो बीकेयू, जो मेरा पुराना संगठन था, उसका 16 जिलों में कोई झंडा उठाने वाला और कोई दरी बिछाने वाला नहीं है। ये पहला ऐसा संगठन होगा जिसका नाम भी किसान तय करेंगे। आजकल चर्चाएं चल रही हैं कि बड़े नेताओं की संपत्ति की जांच हो रही है, तो जो बड़े किसान नेता हैं उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि सरकार सीबीआई से जांच करवाए, सरकार ईडी से जांच करवाए। आंदोलन में आने के बाद कितनी संपत्ति है, जिस नेता की संपत्ति बढ़ी है, इसका मतलब वहां गड़बड़ है। काफी लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो किसान नेता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो। वो कह रहे हैं कि जो यूपी से राकेश टिकैत, आज के दिन उनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बहुत सारे पेट्रोल पंप, बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कहीं कमांडो तो कहीं कुछ। अगर ऐसी बात चर्चा में आ रही है तो उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। लोहारू विधानसभा में लगभग 100 से ऊपर दिन हो चुके हैं, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो बीमा क्लेम का जो मैटर है वो लगातार चलता आ रहा है, तो उनका कोई सॉल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है। जो क्लेम 450 करोड़ रुपए था, उस क्लेम को मात्र 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। 350 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और उस घोटाले में सीधे सीधे तौर पे पूर्व मंत्री जेपी दलाल शामिल हैं। 28 नवंबर को महापंचायत है और जो संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी है वो बिल्कुल मजबूती के साथ फैसला लेगी, इस बात पे कोई शक नहीं है। जब आपको बीकेयू से बाहर निकाला गया, उसके बाद से आप खुलकर दहाड़ रहे हैं, तो क्या बीकेयू में कुछ पाबंदियां? कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी से सुपारी ले रखी है बीकेयू को खत्म करने की। जिस नेता ने वीडियो डाल करके ये ऐलान किया था कि रवि आजाद का बीकेयू से कोई संबंध नहीं है, तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि वो लोग हमें दबाने की कोशिश करते रहे। वो काम करवाना चाहते थे जिससे सरकार का फायदा हो, लेकिन हम सरकार के खिलाफ खुल करके लड़े। कुछ संगठन और कुछ नेता पर्दे के पीछे सरकार की दलाली करने का काम करते हैं, कुछ नेता सरकार के कहने से काम करते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं आज लोहारू विधानसभा के बहल में, और बहल में मौजूद हैं तो आप समझ ही गए होंगे, हमारे साथ किसान नेता रवि आजाद मौजूद हैं और इनसे बारी बारी काफ़ी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से ये भी सुर्खियों में बने हुए हैं। हर नेता, हर विपक्ष, हर पक्ष, हर व्यक्ति की जुबान पर किसान नेता रवि आजाद का नाम है। और जो संगठन की बात चल रही थी कि रवि आजाद को बीकेयू से निकाला गया, उसके बाद रवि आजाद ने खुद के संगठन का ऐलान किया। 9 नवंबर को हिसार जाट धर्मशाला में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया और हजारों की संख्या में वहां पर पूरे देश से किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग आए। काफी इस्तीफे हुए बीकेयू से, उसके बाद में रवि आजाद को समर्थन देने के लिए वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचे। तो काफी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रवि आजाद मौजूद हैं। जी रवि आजाद जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम, सभी को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो सबसे पहले बातचीत करेंगे, नए संगठन का ऐलान किया, तो नए संगठन की शुरुआत हो चुकी है, आप भी तैयारियां कर रहे हैं, अन्य स्टेटों में जाने का काम कर रहे हैं। तो जो आपने सोचा था कि हिसार में 9 नवंबर को जाट धर्मशाला में जो जनसभा हुई, क्या आपने सोचा था कि हजारों की संख्या में पूरे देश से किसान आएंगे? नहीं, हमारा केवल कार्यक्रम ये था कि हरियाणा के 22 जिलों से हमने अपने मुख्य साथियों को बुलाया था और जो जुड़े हुए राज्य हैं उनसे भी हमने मुख्य साथियों को बुलाया था। और आपने देखा भी होगा कि हमने कोई भी मीडिया या सोशल मीडिया में भी हमने किसी प्रकार की खुली अपील नहीं की थी, केवल हमने टेलीफोनिकली मैसेज सबको दिए थे। और जो मैसेज की ताकत थी और जो लोगों में उत्साह था, आपने उस पूरे कार्यक्रम को कवर किया
कि जब हम यहाँ घर से निकले थे तब भी एक बड़ा काफिला हो गया था। उसके बाद फिर जुप्पा में आपने देखा, उसके बाद फिर आपने सिवानी में देखा, फिर हिसार में जो गंगवा का फ्लाईओवर है वहां आपने देखा, और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां, ट्रैक्टर, कंबाइन तक लेके आए हुए थे। और मैं ये मानता हूं कि एक पूरा काफिला जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग और सैकड़ों की संख्या में व्हीकल थे, और फिर जाट धर्मशाला में भी गए तो वहां भी हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, किसान और यहां तक कि कर्मचारी भी आए हुए थे और मजदूर भी आए हुए थे। और एक जो सलाह मशवरे के लिए एक छोटी मीटिंग रखी थी उसको एक महापंचायत का रूप दे दिया और एक बड़े काफिले का रूप दे दिया। और लोगों ने इस बात के ऊपर मोहर लगाई कि नए संगठन की जरूरत है, नई यूनियन की जरूरत है, लेकिन वो पुराने ढर्रे से हट करके संगठन काम करे और पुराने ढर्रे से हट करके किसानों की आवाज को बुलंद करने के साथ साथ, आंदोलन को तेज करने के साथ साथ, अन्य वर्ग जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं उनका भी हम साथ दें। और वहां पर यह भी राय शुमारी निकल करके आई, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी संगठन बनाता है तो 10 लोग इकट्ठे हुए और संगठन का ऐलान कर दिया, लेकिन हमने इस बात को पहले कहा था कि भाई हम अपने साथियों से पूछ तो ले कि भाई नए यूनियन की, नए संगठन की जरूरत है भी कि नहीं है, या हम किसी पहले से बनाए हुए संगठन में शामिल हों। तो सबकी राय वहां निकल करके आई। आपने देखा गुजरात से हमारे साथी आए, राजस्थान से हमारे साथी आए, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे साथी आए। फिर आपने देखा कि उत्तराखंड है, पंजाब है, दिल्ली है और बिहार तक के हमारे साथी आए। और हरियाणा का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं था जहां बड़ी संख्या में हमारे साथी नहीं आए। और खुशी की बात यह थी कि जिस पुराने संगठन में मैं काम किया करता था उस यूनियन से, बीकेयू से 85% पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर पे थे या अलग अलग राज्यों में थे या हरियाणा के 22 जिलों में करीब करीब 85% साथी हमारे साथ आकर के खड़े हुए। और आज मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं आपको कि जो बीकेयू, जो मेरा पुराना संगठन था, उसका 16 जिलों में कोई झंडा उठाने वाला और कोई दरी बिछाने वाला नहीं है। बाकी जो जिले बचे उनमें भी हम उनके बराबर या उनसे ज्यादा ताकत लेकर के खड़े हैं। तो मैं उन बीकेयू के पुराने साथियों का स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने संघर्ष को चुना, उन्होंने चापलूसी को नहीं चुना और वो कठिन समय में हमारे साथ आकर के खड़े हुए। और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जिन जिन साथियों ने, बुजुर्गों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, प्यार दिखाया, भरोसा दिखाया, उन सब का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सभी को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, किसानों और नौजवानों को, कि हम आपके भरोसे को किसी भी कीमत पर कभी भी नहीं टूटने देंगे। और हमारा जो काम करने का तरीका है, वहां हमने ये भी प्रस्ताव रखा था कि भाई विपक्ष के नेता केवल, विपक्ष के एमएलए या एमपी केवल जो है वो सुविधा भोगने के लिए नहीं है। भविष्य में सड़क से सदन तक की लड़ाई में हम उनका भी साथ लेंगे। वहां हमने ये भी अपील की कि आने वाला समय बहुत कठिन है, सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। इसलिए हमने सबने ये फैसला किया कि आज संगठन का ऐलान ना करने की बजाय हम नए साल में जींद की क्रांतिकारी धरती से समर्थन करेंगे और संगठन का अनावरण करेंगे। और हमने देश के सभी किसान नेताओं और किसान संगठनों से यह अपील की कि आओ एक झंडे के नीचे आकर के लड़ाई लड़े, और त्याग करने की बारी आएगी तो हम सबसे पहले करेंगे। और उस अपील का असर यह हुआ कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कम से कम भी 6-7 संगठन ऐसे आगे निकल करके आए, नेता आगे निकल करके आए कि हम एक मंच पर आकर के लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सारा उस मीटिंग में बहुत खुले तौर पे हमने सारी बातें सबकी सुनी, सबसे राय पूछी। और मैं ये कह सकता हूं हिमांशु भाई, ये पहला ऐसा संगठन होगा जिसका नाम भी किसान तय करेंगे, जिसके
नियम भी हमारे साथी तय करेंगे, जिसका संविधान भी वही तय करेंगे, और मेरी भी क्या जिम्मेवारी रहेगी वो भी हमारे साथी तय करेंगे। इसलिए मीटिंग में हरियाणा के प्रत्येक जिले से एक साथी और जुड़े हुए प्रत्येक राज्य से एक साथी, 31 मेंबर की कमेटी आपके सामने बनी। और ये 31 मेंबर की जो कमेटी है ये दिसंबर में रोहतक में अपनी मीटिंग करेगी, सारी चीजों को फाइनल करेगी। फाइनल करने के बाद सबके बीच में जींद की जो महापंचायत रैली की जो तारीख है, जो संगठन को अनावरण करने का दिन रखा जाएगा हजारों लोगों के बीच में, और उसमें पूरे देश से और पूरे प्रदेश से, उसमें बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक सब लोग उसमें शामिल रहेंगे। उसकी तारीख भी रोहतक से बताई जाएगी, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। हम दुकान नहीं बनाएंगे और हम परिवारवाद के पूरी तरह से खिलाफ हैं। तो रवि भाई किसान नेता हैं, तो किसानों की बातचीत करेंगे। आजकल चर्चाएं चल रही हैं कि बड़े नेताओं की संपत्ति की जांच हो रही है, तो जो बड़े किसान नेता हैं उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। विपक्ष के लोग हैं, यानी कि जो सरकार समर्थित लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं कि किसान नेताओं के पास इतनी संपत्ति है, और मैं ये मानता हूं कि भाई किसान नेताओं की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और अगर हम ईमानदार हैं तो फिर किस बात से घबराने की जरूरत है। मैं ये कहता हूं कि सरकार सीबीआई से जांच करवाए, सरकार ईडी से जांच करवाए, और सबसे पहले जांच हो तो वो रवि आजाद से ही शुरुआत हो जानी चाहिए। और ये पता लगना चाहिए जनता को, किसानों को, पूरे समाज को ये पता लगना चाहिए, देश प्रदेश को ये पता लगना चाहिए कि रवि आजाद की संपत्ति कितनी है, और रवि आजाद यूनियन में आया उससे पहले उसकी संपत्ति कितनी थी, और आंदोलन में आने के बाद कितनी संपत्ति है। जिस नेता की संपत्ति बढ़ी है इसका मतलब वहां गड़बड़ है, और जिस नेता की संपत्ति घटी है इसका मतलब वो निस्वार्थ भावना से किसानों की सेवा कर रहा है। मैं तो सरकार को भी ये बात कहूंगा कि जांच एजेंसियों से जांच करवानी चाहिए सभी किसान नेताओं की संपत्ति की, और सभी किसान नेताओं को भी अपील करनी चाहिए, जब हमारे में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है तो आओ भाई, हम जांच का स्वागत करते हैं, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं ये कहता हूं इस जांच की शुरुआत हमसे ही कर देनी चाहिए। अभी देखा जा रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, काफी लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो किसान नेता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो। वो कह रहे हैं कि जो यूपी से राकेश टिकैत जी हैं, उनके पिताजी जब सेवा करते थे, जब किसान नेता थे, उस समय उनके पास सिर्फ 2-4-20 बीघा जमीन थी, लेकिन आज के दिन उनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बहुत सारे पेट्रोल पंप, बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कहीं कमांडो तो कहीं कुछ कहीं कुछ। तो उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, हम सभी किसान नेताओं की इज्जत करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं उनके पास क्या है क्या नहीं है वो उनका मामला है। मुझे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता, ना हमने 11 साल काम किया है, ना हमने कभी हमारा संबंध आंदोलन का और संगठन का रहा। लेकिन अगर ऐसी बात चर्चा में आ रही है तो उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, रवि आजाद की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। जी। तो अभी बात करें, जैसे एक यूपी में सरोखा महापंचायत थी, तो वो लगातार 3 दिन तक वो पंचायत चली। तो उसमें देखा गया, जैसे सरोखा जो खापे होती हैं उनके मान सम्मान पगड़ी होती है, और उस पगड़ी का कलर सफेद कलर का होता है। लेकिन उस जो सरोखा महापंचायत थी उसमें देखा गया कि जो पगड़ी का कलर था वो भगवा कलर का था। तो क्या कुछ ये भी सेटअप चल रहा है? देखिए, वैसे तो भगवा जो रंग है वो वैराग्य का रंग है, लेकिन आज का वक्त ऐसा आ गया कि रंग भी जो है उनके ऊपर अलग अलग दलों और संगठनों का अधिकार हो गया। अलग अलग पार्टियों के रंग और आप झंडे देख लीजिए, अलग अलग संगठनों के रंग और आप झंडे देख लीजिए। तो मेरा ये मानना है इस बात को लेकर के कि हमने आज तक खाप पंचायतों में पगड़ी का जो रंग देखा है वो हमने देखा है सफेद, और जो हमारे किसानों के कार्यक्रम होते हैं हम उसमें हरे रंग को जोड़ करके देखते हैं कि भाई हरा रंग है तो ये किसान महापंचायत में होता है, और सफेद रंग है तो ये खाप पंचायतों में होता है। वैसे तो रंग सारे हमारे हैं, लेकिन आज के दिन विचारधारा की लड़ाई चल रही है, आज के दिन जो है वो आइडियोलॉजी का संघर्ष है। तो
ये बात तो जो सर्व खाप महापंचायत का आयोजन सोरम उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसके जो आयोजक हैं वो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने सफेद रंग की बजाय पगड़ी का रंग भगवा क्यों रखा, जबकि हमारी आज के दिन भाजपा के साथ खुली बगावत चल रही है, आज के दिन हमारा आरएसएस के साथ संघर्ष चल रहा है, आज के दिन हमारी विचारों की लड़ाई है, आज के दिन हम मजबूती के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो बचना तो चाहिए ऐसी चीज से, लेकिन उन्होंने भगवा रखा है, तो इसका जवाब तो जो सर्व खाप महापंचायत के आयोजक हैं उनको देना चाहिए कि उनके जो ये रंग पगड़ी का भगवा किया गया सफेद की बजाय, इसके पीछे उनकी क्या सोच रही और क्या कारण रहा। उस महापंचायत में कुछ सरकार के जो नेता हैं वो भी दिखाई दिए। सरकार मतलब भाजपा के नेता, सोशल मीडिया पे भी कई तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन आज के दिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि भाई बीजेपी के साथ हमारा खुला संघर्ष है। तो जब हमारी विचारधारा की लड़ाई है और फिर जब भाजपा के लोग ऐसे मंच पे दिखते हैं तो फिर मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। मैं इस बात में हरियाणा की मैं तारीफ करना चाहूंगा, हरियाणा के लोगों की। हरियाणा के लोग हैं वो, मतलब आप ये लगा लो कि आर पार के लोग हैं हरियाणा के लोग बहुत स्पष्ट हैं, या तो वो किसी को गले से लगाते हैं और या फिर वो किसी की राम रमी भी नहीं लेते। इसलिए अगर ऐसे मंच के ऊपर भाजपा के लोग जाएंगे, बचना चाहिए ऐसी बातों से, अन्यथा सवाल उठेंगे और किसानों के मनों में संशय पैदा होंगे। तो अब बात करें आपके हलके की, लोहारू विधानसभा की। लोहारू विधानसभा में लगभग 100 से ऊपर दिन हो चुके हैं, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो बीमा क्लेम का जो मैटर है वो लगातार चलता आ रहा है, तो उनका कोई सॉल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन अब 28 नवंबर को एक बड़ी महापंचायत का ऐलान किया गया है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, लगभग 4.5 महीने बीत गए, 350 करोड़ बीमा क्लेम घोटाले के खिलाफ हमारे साथी लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हमने सरकार को बहुत जगाने की कोशिश की। इसमें लगभग 150 करोड़ रुपए चरखी दादरी जिले के, वहीं पे 200 करोड़ रुपए भिवानी जिले के हैं। और घोटाला हुआ चुनाव से ठीक पहले, जो क्लेम 450 करोड़ रुपए था उस क्लेम को मात्र 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। 350 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और उस घोटाले में सीधे सीधे तौर पे पूर्व मंत्री जेपी दलाल शामिल हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। सेमा कंपनी वही लेकर के आए थे और उनकी पार्टनरशिप की और बहुत सारी बातें आती रही हैं। और मुख्य तौर पे लोहारू का जो धरना चल रहा है वो कहीं ना कहीं कृषि मंत्री ने जो घपला उनकी निगरानी में हुआ उस घपले की जांच के लिए चल रहा है। हम चाहते हैं अधिकारियों के ऊपर एफआईआर हो, हम चाहते हैं किसानों को ब्याज समेत क्लेम मिले, और इसको लेकर के अब सरकार के पास 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम है। 28 नवंबर को महापंचायत है और जो संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी है वो बिल्कुल मजबूती के साथ फैसला लेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। सरकार को चेतना चाहिए इस बात के लिए। अलग अलग नेताओं के माध्यम से, अलग अलग एमपी एमएलए के माध्यम से, अलग अलग दोनों जिलों के डीसी के माध्यम से हमने खूब प्रयास और प्रयत्न किए, लेकिन अब तक किसानों को क्लेम मिलने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। अगर 28 तारीख तक किसानों को क्लेम नहीं मिला तो 28 नवंबर की महापंचायत में बिल्कुल कठोर निर्णय लिया जाएगा। और मैं सभी किसानों, नौजवानों से ये अपील करता हूं, मजदूर भाइयों से अपील करता हूं कि 28 नवंबर को सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में वो लोहारू के कोर्ट परिसर में एसडीएम कार्यालय में आए और इस आंदोलन की ताकत बढ़ने का काम करें। तो एक चीज तो हम भी देख रहे हैं लगातार, जब से मनीषा कांड हुआ और उसके बाद में जब आपको बीकेयू से बाहर निकाला गया, उसके बाद से आप खुलकर दहाड़ रहे हैं, तो क्या बीकेयू में कुछ पाबंदियां थी आपके ऊपर? देखिए, पाबंदियों की बात तो मैं ये कहूंगा कि मैंने पहले ही कहा कि भाई कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी से सुपारी ले रखी है बीकेयू को खत्म करने की, और वो लोग जो है बड़े नेताओं के इर्द गिर्द बैठते हैं। हम इस बात को बार बार हम कह रहे हैं कि वो लोग हमें बार बार
जिस नेता ने वीडियो डाल करके ये ऐलान किया था कि रवि आजाद का बीकेयू से कोई संबंध नहीं है, तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि वो लोग हमें दबाने की कोशिश करते रहे। 5-6 सालों से ये प्रयास चलते रहे कि आप ये मत बोलो, ये बोलो, आप यहां मत जाओ, यहां जाओ। हमने कहा हम हर उस बात पर बोलेंगे जो किसान से जुड़ी हुई है, हम हर उस बात के ऊपर लड़ेंगे जो जनता से जुड़ी हुई है। कोशिश बहुत की, कई बार बहुत ज्यादा दबाव भी दिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं मैं इकलौता ऐसा बीकेयू के अंदर पदाधिकारी था, मैंने किसी परवाह, कोई परवाह ना करते हुए मैं हर मुद्दे पर खुल करके बोला, हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ी। वो काम करवाना चाहते थे जिससे सरकार का फायदा हो, लेकिन हम सरकार के खिलाफ खुल करके लड़े और सरकार के साथ हम मजबूती के साथ लड़े। और मैं तो इस्तीफा हकीकत ये है कि जेब में रखता था। इन्होंने तो चलो बिना किसी दोस्त के हमें निकाल करके फेंक दिया, लेकिन अगर ये इस्तीफा भी मांग लेते तो हम इस्तीफा दे देते। मैं तो इस्तीफा ऊपर वाली जेब में रखता था और मैं कह देता था कि भाई मेरे को अगर काम करते हुए रोकोगे या पाबंदियां लगाओगे तो भाई मेरा इस्तीफा ले लो, मैं इस्तीफा देने से गुरेज नहीं करूंगा। तो रवि आजाद जी, जब भी बीकेयू में आप थे, आप पर पाबंदियां थी, तो उस समय आपने बीकेयू क्यों नहीं छोड़ा? आपको चलना उन्होंने सिखाया, बोलना उन्होंने सिखाया, सारे जो कामकाज करने सिखाए सिर्फ बीकेयू की देन है। अब आप बीकेयू को ही कोस रहे हैं। देखिए बात यह है कि हम कोस किसी को नहीं रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। कुछ हमारे भाई हैं, किसान हैं, वो ये सोचते हैं कि सच्चाई जब बोलते हैं तो वो सोचते हैं कि फूट डाल रहे हो। अरे भाई फूट नहीं डाल रहे। कुछ संगठन और कुछ नेता पर्दे के पीछे सरकार की दलाली करने का काम करते हैं। कुछ नेता सरकार के कहने से काम करते हैं। वो बोलते तो सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन जब कोई भी मूवमेंट आसमान में पीक पे चली जाती है फिर वो उस मूवमेंट में सौदेबाजी कर लेते हैं। अगर हम उनके बारे में बोल रहे हैं तो इसमें इसको फूट डालना नहीं कहते। मैं तो ये कहता हूं किसानों का भला हो जाए अगर ये दलाल किस्म के संगठन और नेता किसान पहचान कर लें। मैं कहता हूं जाटों का भला हो जाए अगर वो अपने दलालों को जो है वो अलग थलग कर दें, या कोई भी कम्युनिटी का नेता है। बहुत सारे, मैं केवल बात उनकी कर रहा हूं जिनमें गड़बड़ है। बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे किसान नेता हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और हम हमेशा उनकी एक आवाज पर खड़े मिलते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरे मन में ये भावना थी कि भाई हमने जिस संगठन का झंडा उठा करके हम चले, तो हमारा ये संस्कार नहीं है कि आज उसको छोड़ दिया, आज उसको पकड़ लिया। और बार बार जो हमारे सीनियर नेता हैं टिकैत साहब, वो इस बात को कहा करते थे कि थोड़ा इंतजार करो, हम सब चीजों को ठीक कर देंगे और हम गलत लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, हम गलत लोगों को धीरे धीरे करके पीछे धकेल रहे हैं। ये बार बार वो कहते थे। इस टिकैत साहब के इस आश्वासन पे हम बीकेयू में रहे और हम ये उम्मीद करते थे कि हमने जिस संगठन का झंडा उठाया, जिस संगठन से हमें पहचान मिली, इसमें सुधार होगा। और जो गलत लोग थे वो चाहते थे कि रवि आजाद बीकेयू छोड़ दे, लेकिन हमारे नेता कहते थे कि यार तुम छोड़ दोगे तो वो यही तो चाहते हैं, इसलिए तुम छोड़ो मत, हम इसको मिल करके ठीक करेंगे। और हम ये कहते थे कि हमारा इसमें पूरा समर्थन रहेगा। लेकिन हमने अथक प्रयास किए 5-6 साल तक। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, सरकारों के सेटिंगबाज लोग हैं, जो सरकारों के साथ लाइजनिंग करते हैं, एक दिल्ली में बैठा है, एक हरियाणा के करनाल में बैठा है, हम इनके खिलाफ खूब लड़ते रहे। और हम ये कह सकते हैं कि हमने कभी इनके साथ घुटने नहीं टेके। हमने यूनियन से बाहर निकलना पसंद किया, हमने यूनियन से बाहर जाना पसंद किया और समय भी दिया कि चीजों में सुधार हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों की लॉबी इतनी मजबूत है कि वो बीकेयू में कोई भी पदाधिकारी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जो भी काम करता है और जो सरकार की दलाली में उनका रोड़ा बनता है उसको उठा करके वो बाहर फेंकते हैं। और मैं केवल पहला नहीं हूं, इससे पहले राजस्थान में कई लोगों को निकाला, इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कई लोगों को निकाला, इससे पहले दिल्ली में कई लोगों को निकाला। निकालने वाला कौन है ये बात टिकैत साहब को पता है, ठीक है। और मैं ये मानता हूं कि टिकैत साहब को जो है एक उनका बड़ा नाम है, वो बड़े नेता हैं
और भले आदमी हैं, उनको इन चोरों से बचने की जरूरत है। और टिकैत साहब को उन जो सरकारों के दलाल हैं उनके रिमोट से चलने की जरूरत नहीं है, उनको अपने फैसले स्वतंत्र लेने चाहिए। अगर इसी प्रकार से ये सरकारों के लाइजनर जो संगठन में बड़े पदों पर बैठे हैं, अगर वो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के पीछे पड़े रहे तो भविष्य में भी संगठन में बड़ी टूट होती रहेंगी। और मैं ये मानता हूं कि हमारा एक मकसद ये भी था कि भाई हम संगठन छोड़ेंगे तो सरकार को इसका बेनिफिट मिलेगा। हमारे मन में यह भी था कि भाई सरकार को कोई फूट ऐसी नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब ये सारी चीजें होगी और किसी के बस की नहीं और किसी चीज को संभाला नहीं गया, तो हमने हिमांशु भाई कोई संगठन बनाने का निर्णय जो है हमने कोई शौक में नहीं लिया। हम तो ये भी कह रहे थे कि भाई अब हम काम नहीं करेंगे आगे, लेकिन हजारों लोगों ने काम करने के लिए हमें ताकत देने का काम किया, तन मन धन से वो साथ आकर के खड़े हुए। फिर मीटिंग में भी आपने देखा जोश और जज्बा, तब हमने सबने संगठन बनाने का फैसला किया। नहीं तो हमारी तो भावना ये हो चुकी थी कि भाई अब हम जो है आगे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमने भाई इतना त्याग और तपस्या करने के बाद भी, सब कुछ दांव पे लगाने के बाद भी अगर ये होगा तो फिर हम कैसे काम कर पाएंगे। जी जी रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे न्यूज़ चैनल पे हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये हमारे साथ किसान नेता रवि आजाद मौजूद थे, इनसे बातचीत की है, काफी मुद्दों पर खुलकर बोले हैं और इन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि किसान नेता जो हैं उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और शुरुआत रवि आजाद के घर से होनी चाहिए, रवि आजाद के खुद से शुरुआत होनी चाहिए। हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की और बाकी जो पूरे देश की जनता देख रही है उसकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।